आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीए इंटर ग्रुप 2 पेपर नंबर 6 को। पेपर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मेरी क्लासेस में आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि मैं क्लास में लिखवा कर बहुत देता हूं। सारी की सारी थ्योरी अलोंग विद जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, हम उसको बड़े परफेक्ट वे में क्लास में लिखते हैं। मैं यहां पर भी वो लिखवाने का काम शुरू तो करना चाहता हूं, लेकिन पहले कुछ जरूरी बातें मैं आपको बता दूं। अच्छा, ये कुछ बातें ऐसी जो मैंने पहले से लिखी हुई हैं, पर आप इसको लिखेगा मत, थोड़ा टाइम लगेगा। पहले आप इसको सिर्फ सुनिए और समझिए। तो पेपर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पहली इंफॉर्मेशन मैं आपको ये दूं कि ये जो हमारा सिलेबस है, मैं इसको टोटल 75 क्लासेस में कवर करूंगा। पर ये 75 क्लासेस किस तरीके से मैं आपको प्रोवाइड करा कर दूंगा, ये बात आप पहले ही दिन जान लीजिए। देखिए, जो शुरू की 39 क्लासेस हैं, वो एक एक क्लास 2 घंटे की होगी और उसमें हम कवर करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट वॉल्यूम नंबर 1। फाइनेंशियल मैनेजमेंट वॉल्यूम नंबर 1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एफएम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो चैप्टर्स कवर्ड होंगे वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, इसलिए सबसे पहले हम इसी से शुरुआत करेंगे। जो शुरू की 39 क्लासेस हैं, 39 क्लासेस हैं, वो सिर्फ इन 3 चैप्टर्स को डिवोटेड है। पहले चैप्टर का नाम है लीवरेज एनालिसिस, जिसको हम 4 क्लासेस में कवर करेंगे। ये तो छोटा सा चैप्टर है, पर कैपिटल बजटिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसको कवर करने में हमको 17 क्लासेस लगेंगी। वर्किंग कैपिटल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको कवर करने में हमको 18 क्लासेस लगेंगी। तो जो फर्स्ट 39 क्लासेस हैं, उसमें हम ये 3 चैप्टर कवर करेंगे और ये जितनी भी क्लासेस होंगी सब 2-2 घंटे की ड्यूरेशन की होंगी। ओके, उसके बाद हम आ जाएंगे स्टेज नंबर 2 की तरफ। स्टेज नंबर 2 होंगी अगली 36 क्लासेस। अगली जो 36 क्लासेस हैं, वो एक एक क्लास 3-3 घंटे की होगी। अच्छा, वो जो 3-3 घंटे की क्लास है, उसमें हम क्या करेंगे कि हर क्लास को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। जैसे पहले 1.5 घंटे की क्लास में फाइनेंशियल मैनेजमेंट वॉल्यूम नंबर 2 कवर किया जाएगा और उसके बाद अगले 1.5 घंटे की क्लास में पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कवर किया जाएगा। तो सिस्टम इस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। फिर से बता दूं, फर्स्ट 39 क्लासेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट वॉल्यूम नंबर 1 और एक एक क्लास 2-2 घंटे की होगी। अगली 36 क्लासेस, अगली 36 क्लासेस एक एक क्लास 3-3 घंटे की होगी और हर क्लास के 2 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में एफएम कवर किया जाएगा और दूसरे हिस्से में एसएम कवर किया जाएगा। इस तरीके से हम टोटल 75 क्लासेस में ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवा देंगे। आप जानते ही हैं कि भी जितनी भी थ्योरी होगी वो सब मैं आपको क्लास में लिखवा कर देता रहा हूं, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी और इस सब्जेक्ट में भी ऐसा ही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, प्रोडक्टिव वर्क की तरफ बढ़ूं, अब मैं आपको आपके पेपर से इंट्रोड्यूस करवा के देना चाहता हूं। पेपर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ओके, देखिए, अगर कोई आपसे यह पूछे कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, भले ही सीए बनने के बाद आप प्रैक्टिस में जाएं या फिर सर्विस में जाएं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जो वर्क का स्कोप है वो क्या है, स्कोप ऑफ वर्क, यानी बेसिकली ऐसी कौन कौन सी प्रोफेशनल सर्विसेज हैं जिसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर किया जा सकता है। मैं आपसे नहीं, अगर जनरल पब्लिक से भी पूछूं तो जानते सबसे पहला जवाब क्या आता है? अच्छा, मैं इस यहां पे लिख रहा हूं, आप मत लिखिएगा, अभी थोड़ी देर के लिए आप सिर्फ सुनने का काम करिए। सबसे पहला काम जो मुझे लगता है वो है टैक्सेशन वर्क। हम तो ये मानते हैं कि टैक्सेशन वर्क के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट से बढ़िया कोई गाइड करने वाला तो हो ही नहीं सकता। भले ही वो इनकम टैक्स का मैटर हो या जीएसटी का मैटर हो, ये पूरी दुनिया जानती है कि भाई टैक्सेशन के मैटर के लिए अगर किसी से कंसल्ट करना है तो वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हो सकता है, विदाउट एनी डाउट।
मैं मानता हूं टैक्सेशन वो पिलर है जिसके ऊपर हमारा ये जो प्रोफेशन है वो टिका हुआ है। अच्छा, अगर मैं वही ट्रेडिशनल सर्विसेज के बारे में सोचूं तो शुरू से माना गया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट दो और सर्विसेज देता है। एक तो हो गई अकाउंटिंग और दूसरी हो गई ऑडिटिंग। अच्छा, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग जो है वो तो स्टूडेंट्स अच्छी तरह समझते ही हैं, लेकिन जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी स्कोप ऑफ वर्क आगे बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमारे आईसीएआई ने यह माना कि दो सब्जेक्ट जो हैं वो सीए के सिलेबस में होने ही चाहिए, और वो दो सिलेबस है, वो दो सब्जेक्ट्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसका मतलब अब आप ये जानिए कि एफएम की सिग्निफिकेंस क्या है, और अब आप ये जानिए कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि सीए का स्कोप ऑफ वर्क क्या है, तो आप सबसे पहले अपना थॉट प्रोसेस क्लियर करिए। अब आप ये कहिएगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो टैक्सेशन का मैटर डील करता है, वो अकाउंटिंग का मैटर डील करता है, वो ऑडिटिंग का मैटर डील करता है, और साथ ही साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या? देखो भैया, बात समझो जरा। ये जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं ये अच्छे खासे पैसे इनके पास हैं, हो सकते हैं या आपकी मदद से ये अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करेंगे। जो क्लाइंट्स है ना उनको बिजनेस करना तो बहुत अच्छा आता है, उनको बिजनेस के प्रोडक्शन मार्केटिंग की नॉलेज तो भरपूर है, लेकिन ये आपके क्लाइंट लैक कहां करते हैं, इनमें कमी क्या है? ये जितनी भी इनकम अर्न करते हैं, ये जितने भी फंड्स इकट्ठे करते हैं, ये जितनी भी वेल्थ इकट्ठी करते हैं, ये इसको ठीक ढंग से संभाल नहीं पाते। इनको मालूम नहीं है कि पैसे पर भी पैसा कमाया जा सकता है। इनको मालूम नहीं है कि ऐसे कौन कौन से पोटेंशियल ऑप्शंस हैं जहां सही जगह पे सही पैसा इन्वेस्ट करके अच्छी खासी इनकम जनरेट करी जा सकती है। तो आप उनके एडवाइजर बनेंगे, आप उनके कंसल्टेंट बनेंगे, आप उनको यह बताएंगे कि फंड्स को कैसे सही जगह इन्वेस्ट करा जाए ताकि उसके ऊपर भी अच्छे रिटर्न्स अचीव करे जा सके। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से तो ऑफ कोर्स हम थोड़ी देर में अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो एसएम का जो सब्जेक्ट है, जो ऑफ कोर्स हम लेटर ऑन अपने स्टडी ऑब्जेक्टिव के लिए लेकर आएंगे, उसके बारे में मैं आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन देता हूं, और आप ये जानने की कोशिश करिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्कोप ऑफ वर्क में कैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही नहीं, आपके पास ये सलाह लेने के लिए आएंगे कि हमको अपने बिजनेस को बढ़ाना है। अभी हम लोग लोकल मार्केट में काम करते हैं, हम तो दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, हम तो फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। हम अभी इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हमको किसी दूसरे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। इसका मतलब अपने बिजनेस को ग्रो करने के, डाइवर्सिफाई करने के, एक्सपेंड करने के बड़े सारी पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज उनको बनानी पड़ेंगी। और आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप इतने बढ़िया कंसल्टेंट उनको यह बताएंगे कि वो स्ट्रेटेजीज कैसे फ्रेम करी जानी चाहिए। तो अब आप एक्सपर्ट बनेंगे स्ट्रेटेजीज फ्रेम करने के लिए, इसलिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वो आपके सिलेबस में है। अब आप एक्सपर्ट बनेंगे अपने क्लाइंट के फाइनेंशियल मैटर्स को हैंडल करने के लिए, इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये सब्जेक्ट अब आपके सिलेबस में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतनी सारी बातें आप लोगों ने सुन ली है। मैं आपको कह ही रहा था कि मेरी क्लास में लिखना तो बहुत पड़ता है, तो अब आप एक काम करिए, चलिए शाबाश, कॉपी खोलिए, पेन उठाइए, कॉपी में पेज नंबर 1 पर आप आ गए, हेडिंग डालिएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो हमारा यही होना चाहिए कि समझ में आए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसे कहते हैं। तो मैं लिखता जाता हूं, आप भी लिखते जाइए और बीच में डिस्कशन होता रहेगा। तो पहला पॉइंट आपको क्या लिखना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है? वेरी सिंपल डेफिनेशन, इट मींस द प्रोसीजर of managing
द फाइनेंशियल मैटर्स फॉर इंप्रूविंग द फाइनेंशियल हेल्थ for improving the financial health of the organization. अच्छा देखिए, जैसे हम सब लोग अपनी हेल्थ को लेकर बड़ी चिंतित रहते हैं, भाई हम लोग सोचते हैं कि हमको अपनी हेल्थ बढ़ानी है, हेल्थ मेंटेन करनी है, इंप्रूव करनी है, उसके लिए हम जिम भी जाते हैं, दौड़ते भागते हैं। उसी तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को भी इंप्रूव करना होता है, और फाइनेंशियल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए जितने उनके फाइनेंशियल मैटर्स हैं, जो उनके पास कैश इन हैंड है, या जो कैश उनके बैंक में डिपॉजिटेड है, या फिर जो फंड्स उनके इन्वेस्टेड हैं, जहां कहीं पर भी इन्वेस्टेड हैं, उनको बड़े सही ढंग से मैनेज करना पड़ता है। तो अगर सीधे साधे शब्दों में कहूं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है कि आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल मैटर्स को ठीक ढंग से मैनेज करें, ताकि कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको इंप्रूव किया जा सके। तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, पर इसको सपोर्ट करने के लिए हम कुछ बातें आपको और बताना चाहेंगे। पॉइंट नंबर 2, इफ द ऑर्गेनाइजेशन has to arrange the funds देखो जी, जब हम टर्म यूज करते हैं ना मनी, पैसा, तो इसका मतलब होता है दो बातें, एक पैसा आएगा और दूसरा पैसा जाएगा। तो आइए जरा पैसे के आने के बारे में सोचते हैं। पर पैसा आपको चाहिए क्यों? पैसा आपको बिजनेस में लाना क्यों है? देखो भैया, बिजनेस करना है तो पैसा तो चाहिए। हो सकता है आपको मशीन खरीदनी हो सकता है आपको बिल्डिंग खरीदनी हो, अरे हो सकता है आपको स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल खरीदना हो। इसका मतलब फंड्स की रिक्वायरमेंट तो बिजनेस में होगी होगी। तो मैं आपको जो बता रहा था कि अगर पैसे के बारे में सोचना है तो दो बातें सोचनी पड़ती है, एक पैसे को आने के बारे में और दूसरे पैसे को जाने के बारे में। अब पॉइंट ये उठता है कि अगर मुझे पैसे चाहिए, मुझे फंड चाहिए, तो मैं फंड्स कैसे अरेंज करूं? कौन कौन से ऑप्शंस मेरे पास हो सकते हैं? तो मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूं, इफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू अरेंज द फंड्स फॉलोइंग मैटर्स आर रेलिवेंट। तो ऐसी सिचुएशन में कौन कौन से जरूरी मैटर हो सकते हैं, कौन कौन सी बातें आपके क्लाइंट के दिमाग में आ सकती हैं, या फिर आप अपने क्लाइंट को समझा सकते हैं? सुनिएगा जी, पहला सवाल, वेदर टू यूज ओन फंड्स और बोरोड फंड्स। पहला सवाल तो आपके दिमाग में आएगा कि बिजनेस करने के लिए जो पैसा चाहिए, क्या अपना पैसा बिजनेस में लगाया जाए या फिर किसी से लोन लिया जाए? आप ये कह सकते हो कि सर अगर किसी से लोन लेंगे तो उस पर तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अपने पैसे पे कौन इंटरेस्ट देता है? लेकिन यही तो आपका थॉट प्रोसेस गलत डायरेक्शन में जा रहा है। आप सोचते हैं कि आपका अपना पैसा तो मुफ्त का है। क्यों भाई? आपके आपके पास जो पहले से फंड्स है, मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए वो ऑलरेडी आपने बैंक में इन्वेस्ट कर रखा है, सेविंग अकाउंट में होगा तो लगभग 3% के आसपास आप इंटरेस्ट कमा ही रहे होंगे, और अगर फिक्स डिपॉजिट में हो सकता है कि आप 6-7% इंटरेस्ट कमा रहे होंगे। अगर आपने अपना पैसा अपने बैंक से निकाला, सेविंग अकाउंट से निकाला, फिक्स डिपॉजिट से निकाला, तो क्या वो जो इंटरेस्ट आप पॉसिबली अर्न कर रहे हैं, क्या वो आपके हाथ से नहीं चला जाएगा? तो फिर पहली बात, आप ये कहना बंद करिए कि आपके अपने पैसे की कोई कीमत नहीं होती है।
आपने इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो पढ़ा ही है ना। और अभी तो मैंने बड़े सिंपल एग्जांपल लिए। मान लीजिए आपका अभी का जो पैसा है ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड है, किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टेड है, वहां तो आप अच्छी खासी इनकम अर्न कर रहे हैं। तो अगर आप वहां से पैसा निकाल लोगे और उस पैसे को अपने बिजनेस में लगाओगे, तो ऐसी सिचुएशन में उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो सकती है। तो बेसिकली आप अपने क्लाइंट को यही तो समझाओगे कि आपको फंड्स कैसे अरेंज करने हैं, इसका डिसीजन कैसे लिया जाता है। सोचिए अगर किसी बाहर वाले से लोन लेते हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, और सोचिए अगर आप अपना पैसा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है। तभी आप एक एप्रोप्रिएट डिसीजन ले पाओगे कि फंड्स का अरेंजमेंट आपको कैसे करना चाहिए। क्या मैं सही डायरेक्शन में सोच रहा हूं और क्या आप भी इसको सही डायरेक्शन में समझ रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर आपको फंड्स अरेंज करने हैं तो कौन कौन से मैटर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दूसरा सवाल, वेदर टू अरेंज द फंड्स बाय वे ऑफ इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। अच्छा, अगर मान लीजिए आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो आपके पास तो फंड्स अरेंज करने के बड़े सारे ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप डिबेंचर इशू करेंगे तो वो तो एक तरीके का लोन हो गया। पर डिबेंचर इशू करने के केस में क्या है कि आपको ओनरशिप राइट शेयर नहीं करना पड़ता है, यानी डिबेंचर्स कंपनी के ओनर तो बन नहीं जाते। पर अगर आप इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो तो कंपनी के ओनर बन जाते हैं, वो कंपनी के मैनेजमेंट के मैटर्स में इंटरफेयर कर सकते हैं। तो आप अपने क्लाइंट को समझाएंगे कि अगर पैसा चाहिए और इक्विटी शेयर इशू करोगे तो ध्यान रखिएगा, इक्विटी शेयर होल्डर पर डिविडेंड का कोई कमिटमेंट तो नहीं होता है, पर वो आपके कंपनी के मैनेजमेंट के मैटर्स में इंटरफेयर कर सकता है। डिबेंचर्स के केस में क्या है कि इंटरेस्ट का एक फिक्स्ड कमिटमेंट जरूर है, लेकिन वो कंपनी का ओनर नहीं बन जाता है। और इन दोनों के बीच में एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर का केस भी आ जाता है। आप जानते हैं प्रेफरेंस के केस में क्या है कि एज सच मैनेजमेंट में उसका डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं होता है, हालांकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस में इनडायरेक्ट होता है, जो कि ऑफ कोर्स हम आने वाली पढ़ाई में बाद में देखेंगे। लेकिन इनका जो डिविडेंड है उसका एक फिक्स्ड कमिटमेंट जरूर होता है। तो हम क्लाइंट को बताना चाहेंगे कि इक्विटी के ये अच्छी और बुरी बातें हैं, प्रेफरेंस में ये अच्छी और बुरी बातें हैं, और अकॉर्डिंगली डिबेंचर्स के भी पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर हम बताएंगे। तो जब कभी भी आपको फंड्स अरेंज करने हैं तो आपको बताना पड़ेगा, अपने क्लाइंट को समझाना पड़ेगा कि फंड्स अरेंज करने का सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा हो सकता है। सही बात है कि नहीं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जब भी कभी आप फंड्स के बारे में बात करते हैं तो आपके दिमाग में दो बातें आती हैं। पहली बात, फंड्स हमको कहां से अरेंज करना चाहिए। दूसरी बात ये आती है कि आपको उन फंड्स को कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। भाई आप भी अपने पर्सनल लाइफ में भी फंड्स को अरेंज करने के बाद उसे इन्वेस्ट तो करते ही है ना। भाई आपको आपके माता पिता से पैसे मिलते हैं तो आप उन पैसों का क्या करते हैं? क्या अपनी फिल्म देखने के लिए जाते, बर्गर खाते, या फिर हो सकता है कि आप स्टेशनरी खरीदते होंगे, कॉपी पेन खरीदते होंगे। इसका मतलब फंड्स को अरेंज करने के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट की चिंता भी तो करनी पड़ती है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी अब थॉट प्रोसेस इसी डायरेक्शन में आगे जाएगा। तो इसलिए मैं अब आपको पॉइंट नंबर 3 लिखवा कर देता हूं। पॉइंट नंबर 3, इफ, हाँ जी, the organization has to invest the funds following matters are relevant.
मेरे प्यारे बच्चों, हर इन्वेस्टमेंट एक जैसी नहीं होती है। हर इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी एक जैसा नहीं होता है। अगर आपको जी मेरे पास फंड्स हैं, मैं उसको बैंक में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो हम कहेंगे ठीक है, ये बड़ी सेफ इन्वेस्टमेंट है। मालूम है कि हमारा पैसा बैंक के पास सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर आपको जी मैं तो अपने पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो उसमें रिस्क फिर ज्यादा होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगाते हैं, अगर उसमें रिस्क ज्यादा है तो उसमें रिटर्न भी ज्यादा है। इसलिए तो यह कहा जाता है कि जहां रिस्क ज्यादा है वहीं रिटर्न सबसे ज्यादा है। तो जब आप फंड्स को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, तो आपके दिमाग में कौन कौन से जरूरी सवाल आ सकते हैं? हां जी। विच इन्वेस्टमेंट विल यील्ड हायर रेट ऑफ रिटर्न? कौन सी इन्वेस्टमेंट ऐसी है जो आपको रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा दे सकती है, या फिर कौन सी इन्वेस्टमेंट ऐसी है जो इन्वेस्टर को ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकती है? हां जी। तो जब आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को सोचते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इकोनॉमी में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अरे भी पोस्ट ऑफिस की इतनी सारी स्कीम्स हैं, इतनी सारी कंपनीज हैं जहां फिक्स डिपॉजिट किया जा सकता है, इतनी सारी कंपनीज हैं जिनके शेयर्स खरीदे जा सकते हैं, इतने सारे म्यूचुअल फंड के ऑप्शन आपके पास हैं। आप चाहें तो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और प्रॉपर्टी में भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप चाहें तो गोल्ड खरीद सकते हैं। ऑप्शन तो अनलिमिटेड हैं। तो आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, आप क्लाइंट को बताइए कि इकोनॉमी में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं, कहां पर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिल सकता है। हां जी। उसके बाद आप क्या बताना चाहेंगे? विच इन्वेस्टमेंट हैज मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन? बेसिकली मैं कहना चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट के पीछे दो प्राइम रीजंस होते हैं। एक तो मुझे रेगुलर इनकम चाहिए, जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने उसको किराए पर दिया, तो जो रेंट मुझे मिलता है वो मेरी रेगुलर इनकम है। दूसरा मुझे चाहिए कैपिटल एप्रिसिएशन। मैं ये भी चाहता हूं कि अगर प्रॉपर्टी मैंने 1 करोड़ की खरीदी, तो 5 साल के बाद वो 1 करोड़ 50 लाख की हो जानी चाहिए, 10 साल के बाद वो 2 करोड़ की हो जानी चाहिए। तो ये भी तो मेरा थॉट प्रोसेस हो सकता है। मैंने कंपनी के शेयर्स खरीदे, मैं जानना चाहता हूं मुझे हर साल डिविडेंड कितना मिलेगा। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मेरे उन शेयर्स की वैल्यू 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी। इसलिए इन्वेस्टमेंट को दो फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। एक, जो रेगुलर इनकम अर्न करी जा सकती है, जिसको कि आप रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हैं, अर्निंग रेट भी कह सकते हैं। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरे प्यारे बच्चों, वो है कैपिटल एप्रिसिएशन। ये इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने अपने पास संभाल के नहीं रखनी है। ये आप अपने क्लाइंट्स को तो तब बताओगे जब आप सीए बन जाओगे। अभी तो आप घर वालों के साथ डिस्कशन करिए, आप अपने माता पिता से बात करिए कि उनके फंड्स कहां इन्वेस्टेड हैं, और कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं जहां ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न रियलाइज करा जा सकता है, और ज्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन भी अचीव किया जा सकता है। अरे भैया, अपनी प्रैक्टिस, सीए की प्रैक्टिस घर से ही शुरू करो, डिग्री तो बाद में मिलती रहेगी। अच्छा अच्छा, चलो चलो, थ्योरी के नोट को कंप्लीट करना है। पॉइंट नंबर 1 में मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिंपल सा डेफिनेशन मैंने आपको लिखा कर दिया। पॉइंट नंबर 2 में मैंने बताया कि जब हम फंड्स को अरेंज करते हैं तो कौन कौन से जरूरी सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। पॉइंट नंबर 3 में हमने बताया जब हम फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं तो कौन कौन सी जरूरी बातें जो हमारे दिमाग में आ सकती हैं। अब पॉइंट नंबर 4 में हम फाइनल कंक्लूजन लिखेंगे इस थ्योरी के नोट को कंक्लूड करते हुए। हां जी। पॉइंट नंबर 4, फाइनेंशियल मैनेजमेंट
concentrates on financial management concentrates on A, acquisition of funds, in appropriate manner, so that cost of financing is least. तो मैं कहना चाहता हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सारा ध्यान कौन कौन सी बातों पर है? टोटल दो बातें हैं। पहली बात कि जब आप फंड्स को एक्वायर करें तो सही ढंग से एक्वायर करें और इस बात को इंश्योर करें कि कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग कम से कम होनी चाहिए। अगर आपको लोन चाहिए तो पंजाब नेशनल बैंक से लेना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेना है कि आईसीआईसीआई बैंक से लेना है, इसका जवाब वहां से लोन लेंगे कि जहां पर इंटरेस्ट हमको कम देना पड़े। तो जब भी फंड्स अरेंज करें ठीक ढंग से अरेंज करें और वहां से अरेंज करें जहां उसकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग कम से कम होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में? वो है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इन एप्रोप्रिएट मैनर। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इन एप्रोप्रिएट मैनर so as to earn higher rate along with maximum capital appreciation। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानता हूं कि आप चाहते हो कि मैं फटाफट आपको वॉल्यूम नंबर 1 के बारे में बताऊं। वॉल्यूम नंबर 1 में जो 3 चैप्टर्स हैं उनको मैं जल्दी से जल्दी शुरू करूं। अगर आपको जल्दबाजी है तो मुझे भी ये जल्दबाजी, लेकिन पहले ये बहुत जरूरी था कि मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे जनरल डिस्कशन करूं। वो जनरल डिस्कशन तो यहां कंप्लीट होता है, मुझे आपको वॉल्यूम नंबर 1 पे फटाफट लेकर आना है, इसीलिए मैं आपको अगली स्लाइड पर ले आता हूं। अब लिखने का काम बंद करिए। चैप्टर जो मैं शुरू करने जा रहा हूं वॉल्यूम नंबर 1 में, उसका नाम है लिवरेज एनालिसिस, पहला चैप्टर, जो टोटल 4 क्लासेस में कवर होना है आज की क्लास मिलाकर। भाई मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जितने भी चैप्टर्स हमारे सिलेबस में हैं हम उसको कैटेगराइज कैसे करते हैं। ये वाला जो पैटर्न है ये हम कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी फॉलो करते हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी। मैं हर चैप्टर को 4 स्टेजेस में क्लासिफाई करता हूं, जैसा कि ये चैप्टर भी है। जो स्टेज नंबर 1 है उसमें हम कवर करते हैं थ्योरी। आप देखेंगे कि जो बुक मैंने आपको प्रोवाइड करा कर दी है उसमें थ्योरी के ब्लैंक पेजेस हैं। पेज नंबर 1.1 टू 1.6 एकदम ब्लैंक पेजेस हैं, क्योंकि थ्योरी तो मैं क्लास में आपको लिखवा कर देता हूं, मैं भी लिखूंगा और आप भी लिखेंगे। और अब तो थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है भाई। अब तो जितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनका जो बेस होगा वो होगी थ्योरी जो एक एक चैप्टर की है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों थ्योरी को अब आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते भैया। 30% कवरेज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बेस्ड हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर खाली वही स्टूडेंट बढ़िया तरीके से दे सकते हैं जिनकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग एकदम परफेक्ट है, एकदम क्लियर है। तो जो शुरू के 6 पेजेस हैं वो हम इस चैप्टर की थ्योरी में कवर करेंगे। उसके बाद आप क्या देखेंगे? स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 2 में क्या है? मेन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जो कि मैं आपको क्लास में करवा के दूंगा। और हमने क्या करना है, इसके 18 क्वेश्चंस कवर करने हैं जो पेज नंबर 1.7 से पेज नंबर 1.10 तक जाते हैं।
ये जितने भी 18 क्वेश्चंस हैं हम सारे क्लास में करेंगे और इसके सॉल्यूशंस मैं आपको बुक में प्रोवाइड कराकर नहीं दे रहा हूं। ना 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 ना, मेरी पॉलिसी ये रही है कि जो रिविजनरी क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए हैं, उनके सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड कराकर देता हूं। अब जो रिविजनरी क्वेश्चंस हैं टोटल 26 क्वेश्चंस जो पेज नंबर 1.11 टू 1.16 तक जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस के जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस हैं वो आपको लास्ट में पेज नंबर 1.17 टू 1.27 पर मिल जाएंगे। तो हर चैप्टर को हम 4 स्टेजेस में क्लासिफाई करेंगे। पहली स्टेज थ्योरी, दूसरी स्टेज मेन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, तीसरी स्टेज रिविजनरी क्वेश्चंस और लास्ट में सॉल्यूशंस टू द रिविजनरी प्रॉब्लम्स। अरे आप तो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं कि इस तरीके का कैटेगराइजेशन कितना बढ़िया होता है। भाई जो मेरी मेहनत है वो ये है कि मैं आपको सारे मेन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवा के दूं और आपकी मेहनत है कि आप सारे रिविजनरी क्वेश्चन करें। हर क्लास के बाद मैं आपको बताता हूं कि अब आप कौन कौन सा रिविजनरी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक बात है। हालांकि आज तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लीवरेज की पहली क्लास है, तो आज तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की कवरेज ज्यादा नहीं हो पाएगी, इसलिए आज मैं आपको रिविजनरी क्वेश्चन कोई करने को नहीं दूंगा। लेकिन यह मेरी स्ट्रेटेजी शुरू से रही है कि जब जितने क्वेश्चंस मेन क्लास में हो जाते हैं, मेन क्वेश्चंस हो जाते हैं, उनको बेस बनाकर मैं स्टूडेंट को कहता हूं कि आप ये रिविजनरी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, वेरी गुड। अच्छा, आपने ये तो समझ लिया कि भाई हम आगे कैसे बढ़ने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे कि थ्योरी के नोट्स को और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को साथ साथ कवर करेंगे। अच्छा, टोटल थ्योरी के इतने नोट्स हैं, मैं ऐसा तो करूंगा नहीं कि सारी थ्योरी मैं आपको इकट्ठी लिखवा दूं। मेरा पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है, मेरी मेथोडोलॉजी ऐसी है कि मैं एक एक थ्योरी का नोट एक क्लास में या किसी क्लास में 2 थ्योरी के नोट कवर कर सकता हूं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन साथ साथ कवर में करता हूं। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट के ऊपर थ्योरी को इकट्ठा पढ़ने का बर्डन नहीं आ जाता। तो अब मैं आपको लाना चाहता हूं पेज नंबर 1.1 पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, बुक आपके पास है, आपको पेज नंबर 1.1 पर आना है। आप देखेंगे कि उसमें एक ब्लैंक पेज है। उस ब्लैंक पेज में जो थ्योरी है वो आप लिखेंगे और ऑब्जेक्टिव ये है कि एक तो थ्योरी के नोट को पढ़ेंगे और साथ में उसके एक एक पॉइंट को समझना है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो थ्योरेटिकल बेस में से कवर होंगे। तो आप पेज नंबर 1.1 पर आइए, देखिए जी, मेरे भी बुक मेरे सामने है, मैं भी उसके पेज नंबर 1.1 पर आ चुका हूं। अब मैं आपको थ्योरी का नोट लिखवाकर देना चाहता हूं, पर उससे पहले एक काम और मैं जरा स्लाइड बदल रहा हूं। ऑफ कोर्स, अब आप देखेंगे मैंने एक स्टेटमेंट पहले से बनाकर लिखी। अरे अरे अरे, पहले मुझे मेरी बात कहने दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर कुछ ऐसी स्टेटमेंट बनी हुई है जो आप लोगों ने स्कूल लेवल पर पढ़ रखी। मैं सिर्फ आपको वो सारी बातें एक बार रिवाइज करवा के देना चाहता हूं। आप एक बार जरा इन बातों को फिर से समझ लें, फिर उसके बाद मैं आपको लीवरेज के पहले थ्योरी के नोट की तरफ ले चलूंगा। अरे भैया, आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है। आपको यह पढ़ाया गया है भी क्रेडिट साइड पर तो सेल्स आती है और डेबिट साइड पर सारे एक्सपेंसेस आते हैं, उसके बाद फाइनल नेट प्रॉफिट। ठीक है भाई, ठीक है, लेकिन यही जो अकाउंट की फॉर्म में आप पढ़ते हैं, अगर उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा जाए तो वो कैसे लिखा जाता है। आप मत लिखिए, अरे भैया मुझे मालूम है कि आपको क्या लिखना है और आपको क्या नहीं लिखना। अभी हम थोड़ी देर पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का थ्योरी का नोट लिख रहे थे, आप भी लिख रहे थे, मैं भी आपको लिखवा रहा था, पर ये अभी आप मत लिखिए, सिर्फ समझिए। देखो, करना क्या होता है कि सबसे पहले लिखी जाती है सेल्स, यानी आप जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस की जो एक्टिविटीज होती है, उससे आप कितनी सेल्स अचीव करते हैं, तो सबसे पहले वो सेल्स लिखी जाती। सेल्स को लिखने के बाद इसमें से माइनस करे जाते हैं बिजनेस एक्सपेंसेस। बिजनेस को ऑपरेट करने के एक्सपेंसेस हो गए दो तरीके के, एक को हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट और दूसरे को हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आप समझते हैं जी, वेरिएबल कॉस्ट जो क्वांटिटी प्रोड्यूस पे डिपेंड करते हैं। अब जैसे हम आपको पढ़ाने का काम करते हैं, हम जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, हर एक स्टूडेंट को हम बुक्स प्रोवाइड करा कर देते हैं।
हर एक स्टूडेंट को हम गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव का लिंक प्रोवाइड करा कर देते हैं। हर एक स्टूडेंट को हम बुक्स कुरियर फैसिलिटी के थ्रू भिजवाते हैं। ये जितने हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, ये हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंडेंट हैं। इनको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट वो एक्सपेंसेस हो गए जो फ्लक्चुएटिंग नेचर के होते हैं। जैसे जैसे बिजनेस का प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, सेल्स भी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कुछ एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? वेरिएबल कॉस्ट। वेरी गुड। पर कुछ एक्सपेंसेस फिक्स नेचर के होते, जैसे मैं बिल्डिंग का रेंट पे करता हूं, वो अपने आप में फिक्स कॉस्ट है। भले ही मैं क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा क्यों ना बनाऊं, पर फिक्स कॉस्ट तो वहीं का वहीं रहता है। तो मैं आपको कहना यह चाहता हूं कि जब भी आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो पहले सेल्स में से माइनस किया जाता है वेरिएबल कॉस्ट और बाद में माइनस किया जाता है फिक्स कॉस्ट। लेकिन एक टेक्निकल टर्म मैं आपके सामने लाना चाहूंगा, और वो ये है कि जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, तो जो डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस को कहते हैं कंट्रीब्यूशन। अब आप में से ऐसे जितने स्टूडेंट्स जिन्होंने कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ा है, वो जानते हैं कि कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। उनके लिए यह नया कंसेप्ट नहीं है। पर जिन्होंने अभी मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर नहीं पढ़ा है, उनको यह बात देखकर बड़ा अजीब सा लगता है कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट अगर माइनस करा जाए तो उसे कंट्रीब्यूशन कैसे कह सकते हैं। वेल, मैं आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन तो दे देता हूं, पर ज्यादा डिटेल स्टडी इसके लिए आपको कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, मार्जिनल कॉस्टिंग में कवर करनी पड़ती है। देखो, कंट्रीब्यूशन टर्म कहां से आता है। देखो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मान लो हम एक यूनिट और बनाकर बेचते हैं, तो एक यूनिट की सेल बढ़ जाती है, लेकिन एक यूनिट को बनाने का वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाता है। हालांकि एक यूनिट को और बनाने का कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होता है। इसका मतलब एक यूनिट और बनाने से उसकी सेल वैल्यू बढ़ती है, उसका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है, और सेल्स वैल्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके हमको यह पता चल जाता है हमने कितनी इनकम अर्न करी। इससे हमको यह पता चल जाता है कि उस एक यूनिट ने हमारे प्रॉफिट में कितना कंट्रीब्यूट किया। आप देखिए मैं कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कंट्रीब्यूशन, यानी योगदान। यानी एक यूनिट और बेची जाए तो कितनी सेल बढ़ती है, कितनी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, बस उसी का डिफरेंस आ जाता है। यह है उस एक यूनिट का कंपनी के बिजनेस के प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों, कंट्रीब्यूशन का जो टेक्निकल मीनिंग है, जो बहुत डिटेल वे में स्टडी करा जाता है, वो तो मार्जिनल कॉस्टिंग में ही आता है। अभी फॉर द टाइमिंग आप ये मान लीजिए कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो उसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से माइनस होता है फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे आप फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो, आपको यह पता चल जाता है कि जो बिजनेस की मेन एक्टिविटीज हैं, आप उनसे कितना प्रॉफिट कमाते हो। बिजनेस की मेन एक्टिविटी से जो प्रॉफिट कमाते हैं, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जब मैं कहता हूं बिजनेस की मेन एक्टिविटी, तो मेरा मतलब क्या है? अरे भैया, मैं सेल करता हूं, ये मेरी बिजनेस की मेन एक्टिविटी है। मैं परचेज करता हूं, ये मेरे बिजनेस की मेन एक्टिविटी है। मैं वर्कर को वेजेस देता हूं, ये मेरे बिजनेस की मेन एक्टिविटी है। मैं बिल्डिंग का रेंट देता हूं, ये मेरे बिजनेस की मेन एक्टिविटी है। तो सेल्स में से वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट माइनस करके मुझे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता चल जाता है, जिसे हम कहते हैं ईबीआईटी। ईबीआईटी की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वेरी गुड। जैसे हम ईबीआईटी कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसमें से माइनस होता है इंटरेस्ट ऑन डेब्ट कैपिटल। क्या मतलब? जैसे मान लीजिए मैंने बैंक से लोन ले रखा है, उस पर मैं इंटरेस्ट देता हूं। मैंने डिबेंचर्स इश्यू कर रखे हैं, उस पर मैं इंटरेस्ट देता हूं। ये जो मैं इंटरेस्ट पे करता हूं, ये मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होती है, ये मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी समझ रहे हैं? अरे भैया, मुझे बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, मैंने किसी से लोन लिया। ये मेरे बिजनेस की मेन प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे फाइनेंस की प्रॉब्लम है। अगर बिजनेस करने के लिए आप अपना पैसा नहीं लगाओगे, आप बैंक से लोन लोगे, तो ये आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये आपके बिजनेस की मेन प्रॉब्लम नहीं है। अकॉर्डिंगली जो आप इंटरेस्ट पे करते हो, वो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं माना जाता है, वो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता है, वो कोई वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट नहीं होता है। इसलिए इंटरेस्ट आप अलग से माइनस करते।
एक बार ईबीआईटी कैलकुलेट हो जाए तो उसमें से माइनस होता है इंटरेस्ट ऑन डेब्ट कैपिटल। फिर आपको पता चल जाता है ईबीटी। ईबीटी की फुल फॉर्म अर्निंग्स बिफोर टैक्स। और एक बार अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाए, उसमें से हम टैक्स माइनस करते हैं तो आ जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। तो ये सारी की सारी बातें आपने बहुत ध्यान से सुनी। आपने इसमें से कुछ भी नहीं लिखा। बताओ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आप नहीं लिखेंगे। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। अब मैं आपको कहूंगा कि सीधा पेज नंबर 1.1 पर आइए। अब हम इस चैप्टर का यानी लिवरेज एनालिसिस का पहला थ्योरी का नोट लिखने जा रहे हैं। मैं भी जरा स्लाइड बदल लेता हूं। तो जैसे ही आप पेज नंबर 1.1 पर आते हैं तो वहां पर आपको एक हेडिंग मिलती है, लिवरेज एंड इट्स टाइप्स। आप अगले पेज पे जाएंगे तो एक थ्योरी का नोट है, उसके अगले पेज पर जाएंगे तो एक और थ्योरी का नोट है, और सारे के सारे ब्लैंक पेजेस हैं। बड़ी अच्छी बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब मैंने पहली बार ये चैप्टर पढ़ना शुरू किया था तो मुझे तो ये शब्द बड़ा अजीब सा लगा था, लेवरेज। ऐसा लगता है कि इसमें एक टर्म है जो छुपा हुआ है, वो है लीवर। वहीं से खींचकर हम लोगों ने एक टर्म बना दिया है लेवरेज। तो मैं भी अपना थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन यहीं से शुरू करता हूं। तो चलिए मेरे साथ लिखिएगा, पेज नंबर 1.1 पर जो ब्लैंक पेज है उसी पर लिखिए। हां जी। लीवरेज इज derived from the word लीवर। हां जी। वैसे तो इंसान के शरीर का एक हिस्सा होता है, वो लीवर होता है। लेकिन आपने लीवर टर्म जो है बड़ी सारी गाड़ियों में भी सुना होगा कि इस गाड़ी का ये लीवर है। तो अब मैं आपको लीवर का पहले टेक्निकल मीनिंग बता देता हूं, उसके बाद फिर हम लीवरेज के कंसेप्ट की तरफ आएंगे। तो लीवर का मतलब क्या हुआ? लीवर मींस ए स्मॉल ऑब्जेक्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग मीनिंग मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। लीवर मींस ए स्मॉल ऑब्जेक्ट which has the potential of moving heavy and large objects। जैसे आप जो गाड़ी चलाते हैं उसमें गियर बदला जाता है कि नहीं? आप समझिए गियर बदला जा रहा है, एक लीवर है, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है, और वो गाड़ी के गियर बदलने से इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी भारी गाड़ी कैसे चल पड़ती? इसका मतलब आप हल्का सा फोर्स लगाते हैं, हल्का सा दबाव आप डालते हैं गियर बदलने में, और इतनी भारी गाड़ी चल पड़ती। समझ लीजिए वहीं से यह टर्म खींच कर निकाला गया। तो जब हम कहते हैं लीवर, तो हमारा मतलब क्या है? एक स्मॉल ऑब्जेक्ट, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, एक हल्का सा ऑब्जेक्ट, पर उसमें इतनी क्षमता है, उसमें इतनी ताकत है कि वो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। खाली मूव ही नहीं कर सकता, उसको बड़ी तेज स्पीड से चला सकता है। तो वहीं से हम एक लीवर टर्म की मदद से एक कंसेप्ट ले आए, उसका नाम है लेवरेज। तो आप लोगों ने पॉइंट नंबर 1 में लीवर टर्म को डिफाइन करा। अब आप आइएगा जी पॉइंट नंबर 2। लेवरेज एनालिसिस helps us in understanding the heavy and huge impact on one financial variable
ड्यू टू द रीजन ऑफ small change in other financial variable. वाह जी वाह। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने टर्म यूज किया है फाइनेंशियल वेरिएबल। अब ये फाइनेंशियल वेरिएबल क्या है, इसके लिए ये मैं पिछली स्लाइड पर आ गया। आप देखेंगे जो मैं इनकम स्टेटमेंट का कंसेप्ट आपको पढ़ा रहा था, जो आपने लिखा नहीं था, सिर्फ आपने समझा था, उसमें कुछ टर्म्स यूज होते। उसमें कौन से टर्म यूज हो रहे हैं? सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट कैपिटल, अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स और अर्निंग आफ्टर टैक्स। मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, जवाब दीजिएगा। अब आप लिख नहीं रहे, अब आप सिर्फ समझ रहे हैं। ये बताइए कि अगर कंपनी की सेल्स में 1% चेंज आ जाए, कंपनी की सेल्स में 1% चेंज आ जाए, तो क्या कंपनी के प्रॉफिट में भी 1% ही चेंज आता है या कुछ चेंज और आ जाता है? मान लीजिए अभी हम इस पढ़ाई को कर रहे हैं, पर मान लीजिए आपको किसी ने कहा, इस चैप्टर की मदद से कहा कि अगर सेल्स में 1% चेंज आ जाए तो कंपनी के प्रॉफिट में 10% चेंज आ जाता है। लेट अस एज्यूम ये बात किसी ने कही, ये उसने क्यों कही, कैसे कही, थोड़े टाइम के लिए बात परे करिए। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर हो तो आपको कंपनी के सेल में हिस्सा मिलता है कि कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है? सोच के बताइएगा। आपको कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है ना? तो आपके लिए यह कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर कंपनी की सेल 1% बढ़ जाए तो कंपनी का प्रॉफिट 10% बढ़ जाएगा। तो पक्का आप ऐसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहेंगे? यस और नो? और अगर मान लीजिए आपको रिवर्स कंक्लूजन पता चल जाए कि कंपनी की सेल अगर 1% गिर जाए तो कंपनी का प्रॉफिट 10% गिर जाएगा और मुझे कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, तो या तो मैं ऐसी कंपनी का शेयर होल्डर बिल्कुल नहीं बनना चाहूंगा, और अगर मैं पहले से शेयर होल्डर हूं तो मैं फटाफट इसके शेयर बेचकर इसमें से बाहर निकलना चाहूंगा। तो इतने इंपॉर्टेंट फैसला लेने में लिवरेज एनालिसिस का चैप्टर आपका मदद करेगा। लिवरेज एनालिसिस आपको बताएगा कि किसी एक फाइनेंशियल वेरिएबल में अगर थोड़ा सा चेंज आता है तो किसी दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल में कितना बड़ा चेंज हो सकता है। और मेरे प्यारे बच्चों, लिवरेज की स्टडी कोई इतनी छोटी स्टडी नहीं है कि ये खाली सेल्स और अर्निंग आफ्टर टैक्स में ही रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करे। हम तो आपको यह भी पढ़ाएंगे कि जितने भी नाम हैं, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी, ईबीटी, ईएटी, इन सब में एक रिलेशनशिप होता है। इनमें से कोई भी दो वेरिएबल आप अपनी मर्जी से उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल पिक करा सेल्स और दूसरा वेरिएबल मैंने पिक करा ईबीआईटी, और मैं अगर ये जानना चाहूं कि इन दोनों वेरिएबल्स में आपस में क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं अगर ये जानना चाहूं कि इन दो वेरिएबल्स में आपस में क्या रिलेशनशिप है, कि अगर सेल्स में थोड़ा सा चेंज आ जाए तो ईबीआईटी में कितना भारी भरकम चेंज आएगा, तो लिवरेज एनालिसिस कहता है हमारे पास आइए, हमारे पास आपके सवाल का जवाब है। मान लीजिए कोई यह जानना चाहता है कि अगर ईबीआईटी में थोड़ा सा चेंज आ जाए तो अर्निंग आफ्टर टैक्स में कितना चेंज होता है, तो लिवरेज कहता है अरे हमारे पास आइए, हमारे पास आपके सवाल का जवाब है। इतने सारे नाम हैं, जिसमें से कोई दो नाम उठाइए, अपनी पसंद के दो नाम उठाइए और ये जानने की कोशिश करिए कि एक वेरिएबल का अगर थोड़ा सा चेंज होता है तो दूसरे वेरिएबल में कितना भारी भरकम चेंज हो सकता है। इस सवाल का जवाब किसके पास है? हमारे पास है। कौन से चैप्टर में है? लिवरेज एनालिसिस। तो मैं
फिर से थ्योरी के नोट के पास वापस आता हूं। देखिए पॉइंट नंबर 2 में मैंने आपको क्या लिखवा कर दिया है। लिवरेज एनालिसिस हमारे लिए मददगार साबित होता है क्या जानने में कि किसी एक फाइनेंशियल वेरिएबल में अगर थोड़ा सा चेंज होता है तो किसी दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल में कितना भारी भरकम चेंज हो सकता है। अच्छा, मैंने आपको जो एग्जाम्पल अभी डिस्कस करवा के दिया, सोचता हूं कि क्यों ना वो मैं आपको लिखवा भी दूं। ठीक है जी, तो इसी थ्योरी के नोट को थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा। आप लिखेंगे सपोज इट इज कंक्लूडेड दैट 1% change in sales produces 10% change in earning after tax। मान लीजिए किसी स्टडी के बाद एक कंक्लूजन डेवलप हुआ कि सेल्स का 1% चेंज होता है तो अर्निंग आफ्टर टैक्स में 10% चेंज आ जाता है, और शेयर होल्डर्स कहते हैं जी हमें तो अर्निंग आफ्टर टैक्स की चिंता होती है। ठीक बात है कि जी, इन सच ए केस द शेयर होल्डर्स कैन डिसाइड whether to purchase or sell the shares of such company। वेरी गुड, इसी के आगे आप लिखेंगे this type of research is covered within the scope of leverage analysis। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, आप ये तो पढ़ ही चुके हैं आज कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या है, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे फंड्स को एक्वायर करने में और फंड्स को यूटिलाइज करने में आपको एक थॉट प्रोसेस में ले जाती है कि फंड्स कैसे बढ़िया तरीके से एक्वायर करने चाहिए और बढ़िया तरीके से यूज करने चाहिए। तो आप किसी को भी अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन बड़े अच्छे ढंग से क्लियर करके बता सकते हैं। उसी तरीके से कोई अगर आज आपसे पूछे कि लिवरेज एनालिसिस क्या होता है, जरा इसको आसान शब्दों में समझाइए, तो आप कहेंगे कि बड़े सारे फाइनेंशियल वेरिएबल्स होते हैं, जैसे सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी, ईबीटी, ईएटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे फाइनेंशियल वेरिएबल्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं। इन सारे फाइनेंशियल वेरिएबल्स में एक रिलेशनशिप होता है, और वो रिलेशनशिप ये जानना चाहता है कि किसी एक फाइनेंशियल वेरिएबल में अगर थोड़ा सा चेंज होता है तो किसी दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल में कितना भारी भरकम चेंज हो सकता है। लिवरेज एनालिसिस इस तरीके की पढ़ाई की स्पेशलिस्ट है, आपको ये बहुत बढ़िया नॉलेज आपको देती है, और उस बढ़िया नॉलेज के बेसिस पर कंपनी अपने लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकती है, और कंपनी के शेयर होल्डर्स कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं कि ऐसी कंपनी के शेयर होल्डर बनना भी है कि नहीं बनना, इसके शेयर्स खरीदने भी है कि बेचकर निकल लें। तो इसी तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बनाए जाएंगे, आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट करके बताई जाएगी और आपसे पूछा जाएगा क्या इस तरीके का रिलेशनशिप लिवरेज एनालिसिस के स्कोप में आता है कि नहीं आता है।
हो सकता है इसमें आपसे यस और नो का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए। आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमेशा 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से कोई एक ऑप्शन ही सेलेक्ट करना हो। अरे नहीं भाई, अगर आपसे ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन पूछा जाए, यस नो का क्वेश्चन पूछा जाए, तो वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की कैटेगरी में ही आता है। ठीक बात है कि नहीं? अच्छा चलिए, हम इस समय कहां पर हैं? पेज नंबर 1.1 पर, और थ्योरी के नोट की हेडिंग है लीवरेज एंड इट्स टाइप्स। हम बड़ी देर से डिस्कस कर रहे हैं कि लीवर क्या होता है, लीवरेज क्या होता है, लीवरेज एनालिसिस क्या होता है। अब मुझे इस थ्योरी के नोट को कंक्लूड करना है और मैं आपको पॉइंट नंबर 4 में ले आता हूं, और पॉइंट नंबर 4 की हेडिंग डालिएगा टाइप्स। मेरे प्यारे बच्चों, लिवरेजेस जो हमारे स्टडी में है, जो हमारे स्कोप ऑफ स्टडी में है, वो 3 तरीके के हैं। उसमें जो पहली कैटेगरी है उसका नाम है ऑपरेटिंग लिवरेज। उसका नाम है ऑपरेटिंग लिवरेज। अच्छा, आप ये बताओ, आप इस समय पेज नंबर 1.1 पर हो ना? पेज नंबर 1.1 पर हो ना? जरा पन्ना पलटिए, पेज नंबर 1.2 पर जाइए, उसकी हेडिंग क्या है? ऑपरेटिंग लिवरेज। तो यहां पर मैं आपको ऑपरेटिंग लिवरेज का हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको पेज नंबर 1.2 पर ले आऊंगा, जिसमें ऑपरेटिंग लिवरेज का मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लिखवा कर दूंगा। अभी तो ये वाला जो थ्योरी का नोट है मुझे कंप्लीट करना है। मैं आपको बता रहा था कि हमारे स्टडी के स्कोप में 3 तरीके के लिवरेजेस होते हैं। पहले का नाम है ऑपरेटिंग लिवरेज। ओके, ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग का मतलब होता है बिजनेस की मेन एक्टिविटीज। तो जब हम ऑपरेटिंग लिवरेज पढ़ते हैं या इस तरीके का रिलेशनशिप पढ़ते हैं, तो हमारा टारगेट क्या होता है? तो आप लिखेंगे हियर मेन बिजनेस एक्टिविटीज आर कवर्ड। हियर मेन बिजनेस एक्टिविटीज आर कवर्ड and our concentration is exclusively on sales, variable cost and fixed cost। बस बस, इससे ज्यादा मत लिखेगा, क्योंकि इससे ज्यादा बात तो मैं आपको अगले पेज पर लिखवा कर दूंगा। वो थ्योरी का नोट भी आने ही वाला है। आज मैं 2 थ्योरी के नोट कवर करूंगा, और मुझे आज आपको मेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 करवा के देना है। इसी में पूरी की पूरी क्लास हमारी निपट जाएगी। बाकी के थ्योरी के नोट्स और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ कोर्स आने वाली क्लासेस में जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं, आपका सारा का सारा ध्यान अगर सिर्फ बिजनेस की मेन एक्टिविटी पर है, यानी बिजनेस से होने वाली सेल और बिजनेस पर होने वाले वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, जब आप खाली इन तीनों को ध्यान में रखकर एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हो, तो उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। इसका मतलब बिजनेस की सेल, बिजनेस का वेरिएबल कॉस्ट, बिजनेस का फिक्स कॉस्ट, सारा का सारा ध्यान बिजनेस की मेन एक्टिविटीज पर जब कंसंट्रेटेड हो जाता है और कोई रिलेशनशिप पिक्चर में आए, यानी कंपनी की सेल थोड़ी सी बढ़ी तो बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितनी बढ़ेगी, फिक्स कॉस्ट कितना बढ़ेगा, और कंपनी की मेन एक्टिविटी से होने वाला प्रॉफिट कितना बढ़ेगा। जब सारा ध्यान इन बातों पर होता है, तो उस तरीके के रिलेशनशिप को कहते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, जो दूसरा लिवरेज होता है उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। हां जी, आप मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने अकाउंट्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है कि नहीं? जरूर पढ़ा होगा। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आप डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट देते हो, तो वो इंटरेस्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में? क्या कहा आपने?
फाइनेंसिंग एक्टिविटी एकदम परफेक्ट। इसका मतलब डिबेंचर्स पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। मेरे भाई, अगर आपके पास अपना बिजनेस करने का पैसा नहीं है, आपने किसी से उधार लिया, ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके पास खुद के पैसे नहीं है। ये आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, पर ये बिजनेस की ऑपरेटिंग प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हम फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में बात करते हैं, तो हम बिजनेस की मेन एक्टिविटी पर बात नहीं कर रहे। हम किस पर बात करना चाहते हैं? आप लिखेंगे हेयर, फाइनेंस अरेंजमेंट एक्टिविटीज आर कवर्ड। दैट इज इंटरेस्ट ऑन डेप्ट कैपिटल, एंड प्रेफरेंस डिविडेंड आर कवर्ड विद इन द स्कोप ऑफ दिस लिवरेज। देखो जी, अगर आपको बिजनेस में अपना पैसा लगाना है, तो अपने पैसे को तो भैया इक्विटी कैपिटल कहते हैं। लेकिन आपके पास अपना पैसा नहीं है, तो आपने प्रेफरेंस शेयर इशू करे, तो उस पर प्रेफरेंस डिविडेंड तो देना पड़ेगा। आपके बिजनेस ने नहीं कहा कि प्रेफरेंस शेयर इशू करो, ये आपका फैसला है कि आप प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे, ये आपका फैसला है कि आप डिवेंचर इशू करते हो, बिजनेस ने तो नहीं कहा। इसका मतलब आप अपने ऊपर कुछ ऐसे खर्चे पाल लेते हो जो कि आपकी पॉकेट की प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके पास खुद का पैसा नहीं है। तो इस तरीके से कुछ फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर आ जाते हैं। हम जब इस तरीके के रिलेशनशिप को लिवरेज के माध्यम से पढ़ते हैं, तो उसको कहा जाता है फाइनेंशियल लिवरेज। अब लास्ट, कंबाइंड लिवरेज। मैं इसके ऊपर भी आपको 2-3 लाइनें लिखवा देता हूं, फिर ये थ्योरी का नोट कंप्लीट हो जाएगा और हम अगले थ्योरी के नोट की तरफ बढ़ेंगे, और उसके बाद हमको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 भी आज की क्लास में करना है। ठीक है जी, वेरी गुड। अच्छा, ये टर्म हमारे सामने है कंबाइंड। कंबाइंड का मतलब इकट्ठा। अरे भाई, आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में हल्की सी बात समझ ली, आपने फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में हल्की सी बात समझ ली। अगर आप इन दोनों एक्टिविटीज को इकट्ठा कर दो, आप कहो हम ऐसा कोई रिलेशनशिप समझना चाहते हैं जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी और बिजनेस की फाइनेंस अरेंजमेंट एक्टिविटी दोनों पर अपना कमेंट एस्टेब्लिश करना चाहता हो, तो तब जो लिवरेज एग्जिस्टेंस में आता है उसे क्या कहेंगे? आप सोचिए, उसका क्या नाम होना चाहिए? ऑफ कोर्स उसका नाम होना चाहिए कंबाइंड लिवरेज। तो आप लिखेंगे हियर द बिजनेस मेन एक्टिविटीज as well as finance arrangement activities are covered for establishing the impact on one financial variable due to
स्मॉल इंपैक्ट ऑन अदर फाइनेंशियल वेरिएबल। वाजिब। मेरे प्यारे बच्चों, ये हम लोगों ने पेज नंबर 1.1 के थ्योरी के नोट को कवर किया। ठीक है जी, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको ले आऊंगा पेज नंबर 1.2 की तरफ। ओके जी, तो अब हम पेज नंबर 1.2 पर आ चुके हैं। हेडिंग है ऑपरेटिंग लिवरेज। आज हम खाली इसी को कवर करेंगे और इसको बेस बनाकर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी आज की डेट में कवर हो जाएगा। ओके जी, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ऑपरेटिंग लीवरेज का थ्योरी का नोट लिखना है या एक तरीके से इसकी पूरी नॉलेज एक्वायर करनी है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखने चाहिए, तो आप मेरे साथ लिखिएगा। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, फार्मूला। देखो, मुझे आपको ऑफ कोर्स ऑपरेटिंग लीवरेज का कंसेप्ट बताना है, पर पहले मैं फार्मूले से शुरू करना चाहूंगा। देखो, कहते तो हम इसको ऑपरेटिंग लीवरेज है, पर जब हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं तो हम इसको कहते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो आप इसको मेरे साथ लिखिएगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। एब्रीविएशन आप इसका यूज कर सकते हैं DOL। इसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है और वो है परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। हाँ जी, इसका नाम है ऑपरेटिंग लीवरेज। इसका मतलब ये पूरी तरह बिजनेस की ऑपरेटिंग या मेन एक्टिविटीज पर कंसंट्रेटेड है। बिजनेस की मेन एक्टिविटीज कहां से शुरू होती है, मैंने आपको बताया ही है, सेल्स से शुरू होती है, क्योंकि हम जो अपने कस्टमर को सामान बेचते हैं वो हमारी सेल्स है। फिर उन गुड्स को बनाने के लिए जो हमारे वेरिएबल और फिक्स्ड नाम के जो एक्सपेंसेस होते हैं, हम उन सबको डिडक्ट करते हैं। तो सेल्स में से वेरिएबल फिक्स कॉस्ट माइनस करके जो प्रॉफिट हमारे पास आता है उसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। इसको आप EBIT भी कह सकते हैं। इस पर तो अच्छी खासी बातचीत अब हमारी हो चुकी है। इसका मतलब हम दो बातों को कंपेयर कर रहे हैं, एक सेल्स और दूसरा EBIT यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और आप सेल्स से EBIT तक कैसे पहुंचते हैं, बिजनेस के एक्सपेंसेस को माइनस करके, जो या तो वेरिएबल कॉस्ट की नेचर में होते हैं या फिक्स कॉस्ट की नेचर में होते हैं। तो फार्मूला तो बड़ा सिंपल सा है। अच्छा, उसके बाद आप आइएगा इसके पॉइंट नंबर 2 की तरफ। मेरे भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, वेल, किसी भी लिवरेज का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है। मैंने आपको अभी पिछले पेज पे थ्योरी के नोट में बताया है कि लीवरेज का ऑब्जेक्टिव यह है कि हम ये जानना चाहते हैं कि किसी एक वेरिएबल में अगर थोड़ा सा चेंज आ जाए तो किसी दूसरे वेरिएबल में कितना बड़ा चेंज आ जाता है। हम उसी ऑब्जेक्टिव को यहीं पर लेकर आते हैं और हम किस लैंग्वेज में लिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। With the help of operating leverage, we come to know about the high level of change in EBIT due to the reason of small level of change due to the reason of
small level of change in sales. ओके, इसी को मैं थोड़ा सा आगे ले आता हूं. फॉर एग्जाम्पल, इफ DOL यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज ऑफ ए कंपनी is 6 times, it means that 1% change in sales can bring 6% change in EBIT. हाँ जी, तो मैं फिर कहूंगा जी, किसने आपसे पूछा कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है 9, तो आप क्या जवाब दोगे कि जो EBIT में चेंज होता है वो सेल्स के कंपैरिजन में 9 टाइम्स होता है. अगर सेल्स बढ़ जाए 1%, EBIT बढ़ेगा 9%. लेकिन यहां पर मैंने एग्जांपल दिया 6 टाइम्स का, यानी अगर सेल बढ़ेगी 1%, EBIT बढ़ेगा 6%. कोई कहता ऑपरेटिंग लीवरेज है 15 टाइम्स, यानी सेल बढ़ेगी 1%, EBIT बढ़ेगा 15%. लेकिन ये चेंज हमेशा फेवरेबल हो ये कोई जरूरी तो नहीं, ये चेंज अनफेवरेबल भी हो सकता है. यानी अगर रिवर्स साइड में सोचा जाए, अगर किसी का ऑपरेटिंग लीवरेज है 8 और अगर उसकी सेल 1% गिर जाती है, तो इसका मतलब बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट 8% गिर जाएगा. तो लीवरेज के जो कंक्लूजन्स हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं. ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उस कंक्लूजन को कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. बढ़ती हुई मार्केट में बढ़ा हुआ लीवरेज अच्छा लगता है और घटती हुई मार्केट में वही लीवरेज हमको खराब भी लगने लगता है. अच्छा, चलिए, आपने इसका फार्मूला लिखा, आपने इसका ऑब्जेक्टिव लिखा. अब मैं काम करता हूं, इस थ्योरी के नोट को आगे बढ़ाता हूं. आप लिखेंगे पॉइंट नंबर 3 एग्जाम्पल. तो मैं एक सिचुएशन अपनी तरफ से एज्यूम कर लेता हूं, फिर उसके बाद हम ऑपरेटिंग लिवरेज को मैथमेटिकली कैलकुलेट करके बताएंगे. उससे यह कंसेप्ट हमारा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. तो भैया मान लीजिए, एक तो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है और दूसरी हमारी फ्यूचर सिचुएशन है. प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशन के बाद ऑफ कोर्स फिर हम ये बताना चाहेंगे कि चेंज कितना हुआ है, और चेंज में हम दो बातें बताना चाहेंगे. एक उसमें अमाउंट कितना है और दूसरा उसमें परसेंटेज कितना. हाँ जी, आउटपुट. एक एजम्पशन लीजिएगा कि कंपनी ऐसी है कि जो अभी तो 10,000 यूनिट बेचती है और फ्यूचर में वो 15,000 यूनिट बेचना चाहती है. तो क्या इसका मतलब यह है कि कंपनी की जो सेल है वो फ्यूचर में 50% बढ़ेगी. तो ऑब्वियसली कंपनी ये जानना चाहेगी कि अगर सेल 50% बढ़ती है तो उस कंपनी का प्रॉफिट कितने परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, हम एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं और एज्यूम करते हैं फर्दर कि सेलिंग प्राइस है ₹10 पर यूनिट. जस्ट एन एजम्पशन. इसका मतलब एग्जिस्टिंग सिचुएशन में आपकी सेल है 1 लाख रुपए और फ्यूचर सिचुएशन में आपकी सेल है 1.5 लाख रुपए. तो फ्यूचर में आपकी सेल 50,000 रुपए इंक्रीज हो रही है, या मैं कह सकता हूं कि आपकी सेल 50% इंक्रीज हो रही है. ठीक है जी, वेरी गुड. अच्छा, सेल्स में से माइनस करना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट. फर्दर एज्यूम करिएगा कि वेरिएबल कॉस्ट है ₹4 पर यूनिट. तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन में 10,000 यूनिट्स का वेरिएबल कॉस्ट हो गया 40,000. 15,000 यूनिट्स का वेरिएबल कॉस्ट हो गया 60,000.
इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितना इंक्रीज हो गया? 20,000, ओके, जो कि 50% है। आप जानते हैं सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस होता है तो उसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन में जो कंट्रीब्यूशन है वो है 60,000। प्रेजेंट फ्यूचर सिचुएशन में जो कंट्रीब्यूशन है वो है 90,000। कंट्रीब्यूशन कितना इंक्रीज हो रहा है? 30,000। कितने परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है? ऑफ कोर्स दिस इज 50%। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जितना परसेंटेज सेल बढ़ी उतना परसेंटेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा, उतना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन बढ़ा। भाई हम लिवरेज इस पर्पस के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं। लिवरेज का ऑब्जेक्टिव यह है कि एक वेरिएबल में थोड़ा चेंज आता है तो दूसरे वेरिएबल में बड़ा चेंज आता है। यहां पर हमको वो बड़ा चेंज दिख नहीं रहा है। अगर हर तरफ 50 50 50 होगा, हर तरफ बराबर चेंज होगा, तो लिवरेज एनालिसिस पढ़ने का तो कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए लिवरेज के कंसेप्ट को ध्यान से समझने के लिए अब मैं ले आया फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करके जो अमाउंट हमारे पास आएगा उसको मैं टेक्निकली कह सकता हूं ईबीआईटी या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। परफेक्ट, वेरी गुड। मान लीजिए कि कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट 50,000 है। अब फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड कॉस्ट है भाई, वो फ्यूचर में भी 50,000 ही रहनी चाहिए, तो हमको तो इसमें कुछ चेंज होता हुआ नजर आ नहीं रहा। लेकिन जब मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूं तो प्रेजेंट सिचुएशन में वो 10,000 है, फ्यूचर सिचुएशन में वो 40,000 है, और इंक्रीज कितना है? 30,000। यही 30,000 जब मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करता हूं तो पहले चूंकि 10,000 है, फ्यूचर में वो 30,000 बढ़ रहा है, इंक्रीज हो गया 300%। वाह जी वाह। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये 30,000 और ये 30,000 सेम है, लेकिन पहला वाला 30,000 कहता है कि हम तो 50% चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि नीचे वाला 30,000 कहता है कि हम 300% चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब चेंज अमाउंट में एब्सोल्यूटली भले ही सेम होगा, लेकिन परसेंटेज में वो सेम नहीं है। सही बात है कि नहीं? तो अब इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे? आपके पास कोई कंक्लूजन होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, अगली लाइन में लिखूंगा DOL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो इस एग्जाम्पल में अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, सो दिस इज 300% डिवाइडेड बाय 50%, वी गेट 6। तो या तो आप इसको लिख सकते हो 6, या फिर आप इसको लिख सकते हो 6:1, या फिर आप इसको लिख सकते हो 6 टाइम्स, जैसा भी आपको ठीक लगे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिस मर्जी तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट करें, पर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझे कि नहीं। मैं आपको मैसेज क्या देना चाहता हूं कि सेल्स का इंक्रीज देखिए, जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन से मैं कंपेयर करके पता करता हूं वो है 50%। वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन तो उसी प्रोपोर्शन में चेंज हुए और होने भी चाहिए, लेकिन फिक्स कॉस्ट चूंकि नहीं इंक्रीज हुआ था, नहीं चेंज हुआ था, तो EBIT में जो फाइनल चेंज आया उसका परसेंटेज आ गया 300%। तो ऑपरेटिंग लीवरेज इसी कंसेप्ट को कहते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज का बेसिक कंसेप्ट क्या हुआ कि अगर सेल्स में थोड़ा सा चेंज आता है तो EBIT में कितना भारी भरकम चेंज आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको यह कंक्लूजन सही तरीके से समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं आपसे एक बेसिक रीजन डिस्कस करना चाहता हूं। बेसिकली ऑपरेटिंग लीवरेज का जो ऑपरेटिंग लीवरेज जो एग्जिस्टेंस में आया है, उसके पीछे जो मेन रीजन है वो क्या है? ऑपरेटिंग लीवरेज वेरिएबल कॉस्ट के कारण एग्जिस्टेंस में नहीं आया है।
ना 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 ना, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो उसी प्रोपोर्शन में चेंज हो गई थी। असल में ऑपरेटिंग लिवरेज के एग्जिस्टेंस का अगर कोई सबसे बड़ा कारण है तो वो है फिक्स्ड कॉस्ट। कोई आपसे पूछे ऑपरेटिंग लिवरेज बनता ही क्यों है, ऑपरेटिंग लिवरेज के पीछे जो मेन रीजन है वो क्या है, तो आप कहेंगे कि वो मेन रीजन है फिक्स कॉस्ट। चूंकि फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, चूंकि फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती है, तो उस वजह से जो ईबीआईटी में चेंज आता है वो एक अलग लेवल पर पहुंच जाता है। ठीक बात है कि नहीं? तो हम एक काम करें, हमने अब तक कितने पॉइंट लिख लिए हैं? ये हमने पॉइंट नंबर 3 लिखा था ना, यस। पॉइंट नंबर 4 लिखेगा जी, नोट, या फिर आप कंक्लूजन भी लिख सकते, जो आपको ठीक लगे। हां जी। DOL of 6 implies that 1% change in sales will produce 6% change in EBIT। ठीक है। It is to be noted that DOL comes into existence due to the reason of fixed cost। हां जी। अब मैं इस थ्योरी के नोट को कंप्लीट करना चाहता हूं और मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 पे लाना चाहता हूं, लेकिन थ्योरी के नोट में एक आखिरी पॉइंट नंबर 5 लिख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 5, इसकी हेडिंग है अल्टरनेटिव फार्मूला। मैंने आपको ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करने का जो कंसेप्ट या जो फार्मूला लिखवा कर दिया है, वो फार्मूला अपने आप में ठीक है, वही तो ओरिजिनल कंसेप्ट है, पर ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करने का हमारे पास एक और फार्मूला भी है, और वो पहले आप लिख लीजिए। दिस इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग EBIT। हां जी, आपने पहले फार्मूला लिख लिया, अब आप लिखने का काम बंद करिए। अगर मैं आपको इसी एग्जाम्पल में वापस ले चलूं, तो आप मुझे बताइएगा कि जो एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन है वो कितना है। एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन कितना है? क्या ये है 60,000 और एग्जिस्टिंग EBIT कितना है? वो है 10,000। ठीक बात है। आप मुझे बताइए कि अगर मैं यहां पर इसको कैलकुलेट करता हूं, आप मत लिखिएगा, थ्योरी का नोट कंप्लीट हो चुका है। 60,000 यानी एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन, एग्जिस्टिंग EBIT 10,000, क्या इससे भी हमारा आंसर 6 आता है कि नहीं आता है? आप कहेंगे सर आता होगा 6, पर ये कोई कंसेप्ट थोड़ी हुआ। कंसेप्ट तो आपने हमको पहले बताया था, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये जो दूसरा वाला फार्मूला बता रहे हैं, ये तो आप हमको कुछ रट्टा लगाकर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दूसरा वाला फार्मूला एक्चुअली पहले फार्मूले से ही डिराइव किया जाता है, लेकिन वो डेरिवेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं। हमसे कोई ये नहीं पूछेगा कि बताइए दूसरा वाला फार्मूला पहले फार्मूले से कैसे निकल कर आया।
अच्छा, ये डेरिवेशन मुझे आता है और मैं आपको जरूर पढ़ाना चाहूंगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसका दूसरा वाला फार्मूला पहले फार्मूले से कैसे निकल कर आया। लेकिन वो डेरिवेशन आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होगा, वो सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। वो डेरिवेशन मैं आपको आज की क्लास के लास्ट में करवा के दूंगा। मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा कि दूसरा वाला फार्मूला पहले फार्मूले से कैसे निकल कर आया है। लेकिन अभी पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा के दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद वैसे हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पहली क्लास यहां कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये वाला जो फार्मूला है ऑपरेटिंग लीवरेज, इसका डेरिवेशन भी फिर मैं उसके बाद आपको लिखवा कर दूंगा। ठीक है जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 1.7, लिवरेज एनालिसिस के मेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां से शुरू होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 1.7। वेरी गुड। देखिए, आपको कहा जा रहा है ए वेल एस्टेब्लिश कंपनी इज कंसिडरिंग टू परचेज वन ऑफ द फॉलोइंग टू कंपनीज। तो आप दो में से कोई एक कंपनी खरीदना चाहते। मेरे प्यारे बच्चों, कंपनी खरीदने का मतलब यह नहीं कि आपको पूरी कंपनी खरीदनी। अगर आप एक कंपनी का एक शेयर भी खरीदते हो तो इसका मतलब पार्शल ओनरशिप तो तब भी आपके पास आ जाती। तो इस क्वेश्चन के बहाने तो मैं आपको यह पढ़ाना चाहता हूं कि लिवरेज एनालिसिस की स्टडी आपकी कितनी हेल्पफुल हो सकती है यह डिसाइड करने के लिए कि कौन सी कंपनी का शेयर आपको खरीदना चाहिए, कौन से सरकमस्टांसेस पे खरीदना चाहिए। समझ लीजिए, इसी थॉट प्रोसेस को हम इस क्वेश्चन के आंसर में डील करेंगे। तो हमारे सामने दो कंपनियां हैं। दोनों कंपनियों की जो एग्जिस्टिंग सेल्स है वो है 30 लाख रुपए। तो आप ये कह सकते हो कि सर जो मर्जी कंपनी खरीद लीजिए, दोनों कंपनियों की सेल तो 30 लाख ही है। पर मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं तो कंपनी अपनी सेल में से हिस्सा हमको नहीं देती, कंपनी अपने प्रॉफिट में से हिस्सा हमको देती। इसका मतलब कंपनी को खरीदना है नहीं खरीदना है, कंप्लीटली खरीदना है पार्शली खरीदना है, यह फैसला आप सेल के बेसिस पर मत लीजिए, यह फैसला प्रॉफिट के बेसिस पर लीजिए, क्योंकि कंपनी ने आपको प्रॉफिट देना है। सही बात है। अच्छा, इन्होंने माइनस करा वेरिएबल कॉस्ट, आ गया कंट्रीब्यूशन, फिर माइनस करा फिक्स कॉस्ट तो आ गया प्रॉफिट। तो इसका मतलब आपके सामने दोनों कंपनियों की इनकम स्टेटमेंट की डिटेल्स आपके सामने है। दोनों कंपनियों की सेल भले ही सेम हो पर वेरिएबल कॉस्ट अलग है, फिक्स कॉस्ट अलग है और प्रॉफिट अलग है। वो ये कहते हैं कि आप एक काम करिए, पहला काम, आप दोनों कंपनियों की इनकम स्टेटमेंट बनाइए। एज्यूम करिएगा कि दोनों कंपनियों की सेल 20% बढ़ गई। ठीक है जी, काम हो जाएगा। फिर वो कहते हैं कि आप ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करें और आखिर में आप ये डिसीजन ले कि कौन सी कंपनी को हमको खरीदना चाहिए, और उसके पीछे आपको एक एप्रोप्रिएट रीजन भी तो बताना ही होगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है? अब आज हमने खाली इसी क्वेश्चन का आंसर देना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देने में हम काफी टाइम लेंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन है और इसके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि ये पूरे के पूरे कंसेप्ट को आपको समझा कर देगा। जो आपने ऑपरेटिंग लिवरेज का थ्योरी का नोट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता है कि पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझाए। तो ठीक है जी, आइए शुरू करते हैं आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आप दोनों कंपनियों की इनकम स्टेटमेंट बनाएं। ठीक है, तो हेडिंग है इनकम स्टेटमेंट। वेरी गुड। इसमें आप एक काम करिएगा, पहला कॉलम तो पर्टिकुलर्स का है ही, देन कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई। अच्छा, जब आप कंपनी एक्स और कंपनी वाई की सिचुएशन को डील कर ही रहे हैं
तो जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों कंपनियों की जो सेल है वो 20% इंक्रीज हो जानी चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, एक तो हम बताना चाहेंगे कि हमारी प्रेजेंट सिचुएशन कौन सी है, दूसरा हम बताना चाहेंगे कि हमारी प्रोपोज्ड सिचुएशन कौन सी है। सिमिलरली आप कंपनी एक्स में भी एक प्रेजेंट सिचुएशन कहें और दूसरा प्रोपोज सिचुएशन कहें। प्रोपोज सिचुएशन यानी अरे भाई आप ही तो कह रहे हो ना कि दोनों कंपनियों की सेल 20% इंक्रीज हो जाती है, तो सिचुएशन कैसे हैंडल करी जाएगी। परफेक्ट। शुरुआत आप करेंगे सेल से। जो सेल्स है वो कंपनी एक्स की भी 30 लाख रुपए है प्रेजेंट सिचुएशन में, और कंपनी वाई की जो सेल्स है वो भी 30 लाख रुपए है प्रेजेंट सिचुएशन में। फ्यूचर सिचुएशन में अगर सेल 20% इंक्रीज होती है तो सेल हो जानी चाहिए 36 lakhs। वेरी गुड। इसमें से आप पहले माइनस करिएगा वेरिएबल कॉस्ट। देखिए देखिए, वेरिएबल कॉस्ट जो कंपनी एक्स है एग्जिस्टिंग सिचुएशन में गिवन है 10,50,000, और वेरिएबल कॉस्ट तो वेरिएबल कॉस्ट होती है, अगर सेल 20% इंक्रीज हुई है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 20% इंक्रीज हो जाना चाहिए। तो जैसे आप 20% इंक्रीज करोगे तो क्या ये हो जाएगा 12,60,000। हां जी, एकदम सही बात है। कंपनी वाई की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो एग्जिस्टिंग सिचुएशन में है 19,50,000। आप इसको भी 20% इंक्रीज करें। हां जी, अगर मैं 19,50,000 को 20% इंक्रीज करता हूं तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 23,40,000। तो सेल 20% इंक्रीज हुआ, वेरिएबल कॉस्ट भी 20% इंक्रीज हुआ। अकॉर्डिंगली आपको क्या पता चल गया? कंट्रीब्यूशन। वेरी गुड। कंट्रीब्यूशन कंपनी एक्स प्रेजेंट सिचुएशन 19,50,000। ठीक है। प्रोपोज सिचुएशन में 36 lakhs minus 12,60,000, well this is 23,40,000। परफेक्ट। कंपनी वाई प्रेजेंट सिचुएशन 30 lakhs minus 19,50,000, this is 10,50,000। कंपनी वाई 36 lakhs minus 23,40,000, okay we get 12,60,000। आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जितने परसेंटेज सेल बढ़ता है उतने परसेंटेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है और उतने परसेंटेज कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाता है। लेकिन यहां पर नया कंसेप्ट पिक्चर में आ गया और वो है फिक्स्ड कॉस्ट। मैंने आपको थ्योरी के नोट में लिखवा कर भी दिया है कि फिक्स्ड कॉस्ट ही वो प्राइम रीजन है जिसकी वजह से ऑपरेटिंग लीवरेज का कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आता है। फिक्स कॉस्ट चूंकि फिक्स है तो जो प्रेजेंट सिचुएशन में है वही फ्यूचर सिचुएशन में रहना है। कंपनी एक्स फिक्स कॉस्ट है 16,50,000 एंड इट विल रिमेन एज इट इज। तो अगर यहां पर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मेरा मतलब है अगर आप ईबीआईटी कैलकुलेट करें तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि कंपनी एक्स के केस में एग्जिस्टिंग सिचुएशन में जो प्रॉफिट 3 lakhs है, फ्यूचर सिचुएशन में वो प्रॉफिट हो जाएगा 6,90,000। 6,90,000। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी कितना है, क्या मतलब? अरे भाई अभी ईबीआईटी 3 लाख है, फ्यूचर में हो गया 6,90,000, यानी बढ़ गया 3,90,000। तो जो इंक्रीज है वो अगर मैं एग्जिस्टिंग ईबीआईटी के कंपैरिजन में कैलकुलेट करूं तो क्या वो आपको 130% मिलता है कि नहीं? इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। सेल बढ़ी सिर्फ 20%,
वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा 20%, कंट्रीब्यूशन बढ़ा 20%, लेकिन जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो प्रॉफिट जो कि देर सवेर शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है उसमें इंक्रीज हो गया 130%। 3 लाख से बढ़कर 6,90,000 हो गया, यानी 3,90,000 जो बढ़ा है वो 130% है। सरप्राइजिंग रिजल्ट है। यही तो ऑपरेटिंग लीवरेज का कंसेप्ट है कि सेल का इंक्रीज सिर्फ 20% है जबकि ईबीआईटी का इंक्रीज 130% है। कंपनी वाई की तरफ चलते हैं। जो फिक्स कॉस्ट आपके पास है वो है 7,80,000 एंड इट विल रिमेन 7,80,000। हाँ जी। अब आप ये बताइए कि कंपनी वाई का जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है वो तो है 2,70,000, लेकिन फ्यूचर सिचुएशन में ये प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 12,60,000 माइनस 7,80,000। ओके, इट बिकम्स 4,80,000। मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं इंक्रीज इन प्रॉफिट सोचता हूं तो 4,80,000 माइनस 2,70,000, यानी प्रॉफिट बढ़ गया 2,10,000। और 2,10,000 को अगर मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करूं, मेरा मतलब है डिवाइड करूं 2,70,000 से, तो परसेंटेज आ गया 77.78 परसेंटेज। कंपनी वाई की भी सेल 20% बढ़ी थी, लेकिन प्रॉफिट बढ़ा है 77.78 परसेंटेज। वेरी गुड। अब मैं आपको इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर लेकर आता हूं। सेकंड पार्ट में वो कहते हैं कि आप दोनों कंपनियों का ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करें। DOL इज इक्वल टू, सिंपल सा फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, दैट इज परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। हाँ जी। पहले अगर हम इसको कंपनी एक्स के लिए कैलकुलेट करें, ओके, EBIT का चेंज है 130%, सेल्स का चेंज है 20%, सो दिस इज 6.5, और यू कैन से 6.5 रेशो 1, और यू कैन से 6.5 टाइम्स। जब मैं यही कैलकुलेशन कंपनी वाई के लिए डील करता हूं तो मैं कहूंगा 77.78 परसेंटेज डिवाइडेड बाय 20%। कैलकुलेटर जी बताइएगा, अगर मैं इसको 20 से डिवाइड करता हूं तो क्या ये आ गया? अप्रोक्सीमेटली 3.89। वेरी गुड। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि आप कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना चाहोगे? आप कहोगे सर ये तो आपके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि कंपनी की सेल फ्यूचर में इंक्रीज होने वाली है, अगर आपको लगता है इकोनॉमिक सिचुएशन फेवरेबल होने वाली है, तो आप पक्का कंपनी एक्स के शेयर खरीदिएगा। क्योंकि अगर आपने कंपनी एक्स का शेयर खरीदा तो मैसेज ये जाएगा कि अगर सेल यहां से 1% बढ़ती है तो प्रॉफिट 6.5% बढ़ जाएगा। और चूंकि आप शेयर होल्डर हैं, आपको कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, तो आप उस सिचुएशन को फेवर करें जिसमें प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्यूचर सिचुएशन अनफेवरेबल डायरेक्शन में जा सकती है, यानी हो सकता है इकोनॉमी में रिसेशन आने वाला हो, मंदी का दौर आने वाला हो, और अगर आपने कंपनी एक्स के शेयर खरीदे तो इसका मतलब होगा कि अगर यहां से सेल 1% गिर गई तो कंपनी का प्रॉफिट 6.5% गिर जाएगा। यानी इतने तो कंपनी के बुरे दिन नहीं आएंगे भैया जितने आपके बुरे दिन आ जाएंगे। आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं, सेल की बारे में कम सोचा करें और प्रॉफिट के बारे में ज्यादा सोचा करें। पर चूंकि क्वेश्चन ने कहा है
कि सेल बढ़ेगी, फर्स्ट पार्ट में कहा है कि सेल बढ़ रही है, इसका मतलब आपका ये असेसमेंट है कि फ्यूचर सिचुएशन फेवरेबल है, यानी आप सेल के बढ़ने की सिचुएशन के सिग्निफिकेंस को ज्यादा कंसीडर करें। तो आइए क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का आंसर देते हैं और इसके पीछे हम रीजन क्या लिखना चाहेंगे। राइट डाउन। इन केस ऑफ कंपनी एक्स, DOL is 6.5, which implies that %1 change in sales will produce 6.5% change in EBIT. Hence, if we expect increase in sales in the future, if we expect increase in sales in the future, it is advised to purchase the shares of company X हाँ जी, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर सिचुएशन अनसर्टेन है, फ्यूचर में सेल कम हो सकती है, तो आप कंपनी एक्स के शेयर को खरीदेंगे तो फिर आपको बहुत भारी नुकसान सहन करना पड़ सकता है, क्योंकि 6.5 का ऑपरेटिंग लीवरेज आपके लिए बड़ा डिजास्टर्स हो सकता है, बहुत नुकसानदायक हो सकता है। वही दूसरी तरफ अगर मैं कंपनी वाई के केस में देखता हूं तो कंपनी वाई में ऑपरेटिंग लीवरेज कम है, 3.89। इसका मतलब अगर सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, पर इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। उसी तरीके से सेल अगर गिरेगी तो प्रॉफिट कंपनी वाई का गिरेगा, पर इतना ज्यादा नहीं गिरेगा। इसलिए कहा जाता है कि जहां रिस्क सबसे ज्यादा होता है वहीं गेन सबसे ज्यादा होता है। तो अगर आप कंपनी एक्स का शेयर खरीदेंगे तो वहां रिस्क सबसे ज्यादा होगा अगर सेल गिरती है तो, लेकिन वहां प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा अगर सेल बढ़ती है तो। अगर आप कंपनी वाई का शेयर खरीदते हैं तो अगर सेल गिरेगी तो रिस्क कम है और अगर सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी कम है। बात अपने आप में क्लियर है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर वैसे तो कंप्लीट हो गया है, पर मैं आपको ऑपरेटिंग लीवरेज के उस अल्टरनेटिव फार्मूले की तरफ लाना चाहूंगा। मान लीजिए इस क्वेश्चन में हम ऑपरेटिंग लीवरेज उस दूसरे फार्मूले से कैलकुलेट करते तो हम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते। सो हेडिंग है अल्टरनेटिव मेथड of calculating DOL। तो अल्टरनेटिव मेथड का फार्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है? वेल, दिस इज एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग EBIT। हाँ, मुझे मालूम है भाई, मुझे याद मत दिलाइए कि दूसरे वाला जो फार्मूला है मैंने अभी आपको इसका डेरिवेशन करवा के देना है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर पहले जरा इस क्वेश्चन में इसको अप्लाई तो करें। एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग EBIT, सही है। अच्छा, अगर मैं इसको पहले कंपनी एक्स के लिए कैलकुलेट करता हूं तो जरा इनकम स्टेटमेंट में जाइएगा
और देखेगा कि एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन कितना है। हां जी, सिर्फ एग्जिस्टिंग सिचुएशन या प्रेजेंट सिचुएशन से आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। कंपनी एक्स का जो एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन है वो है 19,50,000 और ईबीआईटी है 3 लाख। ओके, 19,50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख। सो दिस इज 6.5। अच्छा, अब ये तो बात मानते हो ना कि अल्टरनेटिव फार्मूला बहुत आसान है। ये खाली एग्जिस्टिंग सिचुएशन को बेस बनाकर ही ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट कर सकता। इसको कोई फ्यूचर सिचुएशन नहीं चाहिए, कोई फ्यूचर सिचुएशन का चेंज नहीं चाहिए। ये खाली एग्जिस्टिंग सिचुएशन से आंसर निकाल सकता। काम आसान है, पर इसका लॉजिक अभी क्लियर नहीं है। माना भाई माना। मैं अब आपको कंपनी वाई में ले चलता हूं। कंपनी वाई ये कहते हैं कि देखो भैया, हमारा एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन है 10,50,000 और ईबीआईटी 2,70,000। ठीक है, आइए हम उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 10,50,000 डिवाइडेड बाय 2,70,000। पक्का ये आंसर भी 3.89 ही आना चाहिए। आएगा जी, आएगा। चलो ठीक है, हम भी कैलकुलेटर से पूछ लेते हैं भाई। 105 डिवाइडेड बाय 27, यस 3.89। अल्टरनेटिव फार्मूला है बड़े काम का। अब हम एक काम करते हैं, मैंने आपको कहा ही था कि आज की क्लास में बस क्वेश्चन नंबर 1 ही मुझे आपको करवा कर देना है। ऑपरेटिंग लिवरेज के और भी क्वेश्चंस हैं, और उसके अलावा फाइनेंशियल लिवरेज है, कंबाइंड लिवरेज है। ये सारे के सारे क्वेश्चन ऑफ कोर्स अगली क्लास में हैंडल होने हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज का जो टोटल चैप्टर है वो 4 क्लासेस में मैं कंप्लीट करने वाला हूं। लेकिन अब क्लास के आखिर में, पहली क्लास के आखिर में मैं आपको यह बता देता हूं कि ऑपरेटिंग लिवरेज का जो दूसरा फार्मूला है वो पहले फार्मूले से कैसे डिराइव होकर निकला है। ठीक है जी, चलिए आइए जी बढ़ते उस तरफ। हां जी, देखिए आपको इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऑपरेटिंग लिवरेज का एक ओरिजिनल फार्मूला है और एक अल्टरनेटिव फार्मूला है। मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि कैसे ओरिजिनल फार्मूले को डिराइव करके मैं अल्टरनेट फार्मूले पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये प्रोसीजर, ये डेरिवेशन खाली उन्हीं स्टूडेंट्स को समझ में आएगा जिन्होंने मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ रखा है। मार्जिनल कॉस्टिंग जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ाया जाता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो ये डेरिवेशन आपको हो सकता है अभी समझ में ना आए, लेकिन अगर मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर आप पढ़ लें या बाद में पढ़ लें तो आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। हां जी, तो मैं सिस्टम पर आता हूं। आपको ओरिजिनल फार्मूले से कोई शिकायत नहीं है, दैट इज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब देखिएगा, पहले मैं आता हूं न्यूमरेटर पर। जब आप कहते हो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी तो आप बेसिकली कहना चाहते हैं, मैथमेटिकली अगर मैं कहूं तो चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीआईटी, और चूंकि परसेंटेज में है देन मल्टीप्लाइड विद 100। एकदम परफेक्ट है। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी का मतलब क्या है कि जरूर कोई एग्जिस्टिंग ईबीआईटी होगा, जरूर ईबीआईटी में कुछ चेंज हुआ होगा और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में आ गया। सिमिलरली जब आप कहते हो परसेंटेज चेंज इन सेल्स तो आपका मतलब क्या है? वेल दिस इज चेंज इन सेल्स डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग सेल्स मल्टीप्लाइड विद 100। सही है। अब ये 100 और ये 100 हो गया कैंसिल, हो गया जी कैंसिल। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? पहले जरा न्यूमरेटर में आइएगा। दिस इज चेंज इन ईबीआईटी, ओके, चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीआईटी। मल्टीप्लाइड विद,
अच्छा, अब जो डिनोमिनेटर है वो जब ऊपर आ जाएगा तो फिर अल्टा पल्टी हो जाएगी। तो ऊपर जब ये आएगा तो एग्जिस्टिंग सेल्स ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। एकदम ठीक है ना? आपको इस स्टेप में कोई परेशानी नहीं है? अब देखिए, मैं जरा आता हूं अगले स्टेप की तरफ। अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, ये जो एग्जिस्टिंग ईबीआईटी है ये तो पक्का डिनोमिनेटर में है, ये तो पक्का डिनोमिनेटर में है ना, तो इसको मैं यहां ले आया, एग्जिस्टिंग ईबीआईटी। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए, ये है चेंज इन ईबीआईटी, चेंज इन ईबीआईटी। ओके, ये है चेंज इन सेल्स, ये मैं यहां ले गया, चेंज इन सेल्स। परफेक्ट। अब रह गया एग्जिस्टिंग सेल्स। अभी तक की कैलकुलेशन तो हर एक स्टूडेंट को समझ में आ चुकी है, भले ही उसने मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर पहले पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ाया जाता है कि ईबीआईटी एक तरीके से बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट। तो जब आप कैलकुलेट करते हो चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, तो उसको मार्जिनल कॉस्टिंग में एक कंसेप्ट के नाम से बुलाया जाता है, उसे हम कहते हैं पीवी रेशो। पीवी रेशो के बड़े सारे फार्मूले होते हैं, उसमें एक फार्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। अब देखिए, ये आगे किससे मल्टीप्लाई होगा, एग्जिस्टिंग सेल्स से, डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीआईटी। मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर यह भी समझाता है कि अगर आप सेल्स को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करो तो आ जाता है कंट्रीब्यूशन। तो ये हो जाएगा एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीआईटी। अच्छा, आपको ये डेरिवेशन समझ में आया या नहीं समझ में आया, यह इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही नहीं। ये डेरिवेशन कोई आपसे एग्जाम में किसने पूछना थोड़ी है। आपने तो खाली लिवरेजेस कैलकुलेट करने हैं और आपको पूरी चॉइस दी जाएगी कि आप लिवरेज ओरिजिनल फार्मूले से कैलकुलेट करें या अल्टरनेटिव फार्मूले से कैलकुलेट करें। बेसिकली दोनों का मतलब एक ही होता है। कई बार तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि जिसमें आप अप्लाई करोगे अल्टरनेट फार्मूला और आप कंक्लूजन एस्टेब्लिश करोगे ओरिजिनल फार्मूले पे। तो मैं आखिर में यही बात स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि आप इस फार्मूले के डेरिवेशन के पीछे मत जाइए। समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं समझ में आ गया तो भी इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ओके जी, वेरी गुड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पहले चैप्टर की पहली क्लास हम यहां जाके कंप्लीट करते। तो जब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, सेकंड क्लास में हम मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले तो ऑपरेटिंग लीवरेज के हम आगे के क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, और उसके बाद फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज के थ्योरी के नोट भी होंगे और उनको बेस बनाकर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डील करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम लोग यही कंप्लीट करते हैं। गुड बाय, थैंक यू।